हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025 के लिए महत्वपूर्ण जो है टॉपिक से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये तीसरा पार्ट है। आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं और प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रारंभ होगा। पहला प्रश्न है, भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में महत्वपूर्ण अधिनियम था। उत्तरदायी शासन के लिए 1935 का अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया था? अगस्त 1935 में। तो ब्रिटिश जो है शासन के द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, यानी भारत में जो है पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी 1935 के द्वारा। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांत में जो स्वायत्त शासन थी उसकी स्थापना। और केंद्र में द्वैध शासन। 1919 में प्रांत में द्वैध शासन था और यहाँ 35 में केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन और भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित था। तो गवर्नर जनरल या वायसराय के पास जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित रहता था। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो अखिल भारतीय संघ शब्द को प्रस्तावित करने वाला अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ शब्द जो है कहाँ से आया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया, संघ सूची में, राज सूची में और समवर्ती सूची में। तो ये चीज़ जो अभी संविधान में आप लोग देख रहे होंगे, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तो 1935 में ही ऐसा किया गया था। और 1935 में अखिल भारतीय संघ शब्द का भी प्रस्ताव आया था। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो संघीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से आया। तो सभी एक एक जो है आपका लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सभी को सुनते रहिए। संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ से आया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो 1935 का अधिनियम है और इसी अधिनियम के द्वारा लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ये ध्यान रखना है। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो 1935 के अधिनियम में टोटल 321 अनुच्छेद का प्रावधान था। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो 321 अनुच्छेद शामिल था। टोटल 10 अनुसूचियाँ टोटल 10 है और अनुच्छेद कितना था? टोटल आर्टिकल 321। तो ये ध्यान रखना है कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूचियां था। नेक्स्ट है वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो संघात्मक सरकार जो है भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघात्मक शासन स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किस लिए अनिवार्य था? 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को,
यानी अखिल भारतीय संघ जो था उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य कर दिया गया था। तो किसको? ब्रिटिश भारतीय प्रांत को। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उसको अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था। तो ये जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत था इसको तो अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन ऐच्छिक था कि अपने इच्छा से कौन शामिल हो सकता है। तो भारतीय राजाओं के लिए जो था, जो भारत के राजा थे उन लोगों के लिए था ऐच्छिक था कि वो अपने इच्छा के अनुसार शामिल होंगे, या फिर इच्छा ना हो तो नहीं हो सकते हैं। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए अनिवार्य था, भारतीय राजाओं के लिए शामिल होना ऐच्छिक था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था अंगीकरण या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। यानी यहाँ पे ध्यान देना आपको, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के जो शासक थे उसके लिए अनिवार्य था कि अंगीकरण पत्र या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे फिर शामिल होंगे। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल या वायसराय की नियुक्ति की गई थी। तो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि करेंगे, और संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में, संघ के जो शक्ति है उसको प्रयोग करने के अधिकारी के रूप में और ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया गया था वायसराय को। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई। यानी केंद्र और जो प्रांत थे उनके बीच जो है वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु सूचियां बनाई गई थी। टोटल 3 सूची है। संघीय सूची है जिसमें 59 विषय शामिल था, एक प्रांतीय सूची था जिसमें 54 विषय था, और जो तीसरा था समवर्ती सूची। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषय है, प्रांतीय सूची यानी ये राज्य सूची हो गया, राज्य सूची अभी वो समय में प्रांतीय सूची में 2 विषय था, टोटल 54 विषय था, और समवर्ती सूची जो है इसमें विषय कितना है, या अभी तो वर्तमान में 52 विषय है, लेकिन प्रारंभ में जो समवर्ती सूची भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बना था उसमें 36 विषय था। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो 3 सूचियां बनी थी उसमें जो है संघ सूची में टोटल कितने विषय को समाहित किया गया था। तो 59 विषय, प्रांतीय सूची में आपको हो गया 54 और समवर्ती सूची में 36 हो गया। अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 है और समवर्ती सूची में 52 हो गया है, और राज्य सूची में जो था अभी 61 है, पहले 66 था, 61 5 को निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में 47 विषय था और 5 आने के बाद 52 हो गया। तो ये जो है उस समय का भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघ सूची में टोटल 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय, और ये प्रांतीय सूची अभी जो वर्तमान में राज्य सूची है वही हो गया प्रांतीय सूची 1935 के समय का। अगला है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे। संघ सूची में सशस्त्र सेना, डाक तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी संघ सूची का विषय था। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसके पास दिया गया। तो ये गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्र अथवा प्रांतीय विधानसभाओं, या ऐसा विषय जो किसी में भी शामिल नहीं है तो गवर्नर जनरल के आदेश के अनुसार या तो केंद्र करेंगे या फिर प्रांत जो है उस पर कानून बनाएंगे। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत
केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था। तो केंद्रीय कार्यपालिका के जो आरक्षित विषय थे उसका प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसको प्रदान किया गया था? तो गवर्नर जनरल वायसराय को दिया गया था कि मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता का जो है अधिकार दिया गया था गवर्नर जनरल को। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? तो भारत सचिव के अधीन गवर्नर जनरल होते थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन होते थे? तो जो विषय आरक्षित थे उस मामले में गवर्नर जनरल भारत सचिव के अधीन होते थे। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति यानी केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार था, ये गवर्नर जनरल के पास था। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल सदनीय था, यानी संघीय विधानमंडल जो था 1935 के समय में वह कैसा था? एक सदनीय या द्विसदनीय? तो संघीय विधानमंडल जो है ये द्विसदनीय था 1935 के अनुसार। अगला है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल के सदनों में प्रावधानित सदस्य संख्या थी, यानी कितने सदस्य संख्या का प्रावधान किया गया था? उच्च सदन में 260 और निम्न सदन में जो है 375। तो ये अभी जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है उसी प्रकार जो 1935 में 2 सदन था, तो उच्च सदन में 260 था और निम्न सदन में 375 था। यानी उच्च सदन है तो सदस्य की संख्या कम है और निम्न है तो ज़्यादा है, तो उच्च में 260 हो गया और निम्न में 375 हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित किया गया, तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल जो था निर्धारित किया गया था। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किया गया था। अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता रहेंगे। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति निहित थी, तो ब्रिटिश संसद को जो है संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार था। अगला है 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसको दिया गया था? तो प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का अधिकार मंत्रिमंडल को था। प्रांतीय क्षेत्र का प्रशासन करने का अधिकार मंत्रिमंडल के पास था। 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल जो है उत्तरदायी थे, विधानसभा के प्रति। अगला है 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था, तो गवर्नर जनरल। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का प्रावधान करता था गवर्नर। अगला 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? तो अनुदान मांग रखने हेतु आवश्यक थी गवर्नर की अनुमति। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? तो बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत में, बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत में जो था द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र, इसी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। तो ध्यान देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इसको समाविष्ट किया गया है। अगला है 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र का आहूत किया जा सकता है? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। अभी जैसे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास है, तो उस समय गवर्नर जनरल जो है राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करते थे। तो गवर्नर जनरल या वायसराय को यह अधिकार था गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाए। अगला है 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा उसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय जो है संघ तथा उसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवाद के निपटाने के लिए कौन सा न्यायालय था? फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय 1935 से आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया है? संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का जो विचार है भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया है? तो 1935 के भारतीय जो है 1935 के भारतीय अधिनियम से। यानी यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि संघ सरकार राज्य सरकार को जो है आदेश देंगे, यह जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या थी 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश। जो फेडरल न्यायालय था उसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते थे ब्रिटिश सम्राट के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी। 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है कितनी निर्धारित थी? तो 65 वर्ष निर्धारित, जो अभी वर्तमान में भी है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी तो प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री, ये सभी जो है अधिकार प्राप्त था। परामर्शदात्री, अपीलीय और प्रारंभिक, ये 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे फेडरल न्यायालय को। अगला है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी तो प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का अधिनियम प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का अधिनियम प्रवृत्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लाया गया। अगला है किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा तथा अदन, ये भी ध्यान रखना है आपको, बर्मा के साथ अदन को भी जो है अलग कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना है कि 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। एक बात आप बताइए कि ब्रेक है इंजन नहीं है, तो इंजन के बिना ब्रेक कैसे है? तो जो भी हो याद रखना आपको कि जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये कहने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या
दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था, यह कथन किसने कहा? 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का अधिनियम जो था भारतीयों के लिए बैरियों का नया जाल था। यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बैरियों का नया जाल था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्रिप्स मिशन प्रारंभ होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो जाने की वजह से ये जो है आपका ऐतिहासिक टॉपिक जो था, संवैधानिक विकास के ऐतिहासिक टॉपिक, ये कंप्लीट नहीं हो पाया। नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे और एक नया प्रारंभ करेंगे, नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।